हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 पढ़ रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हमारा क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में मैंने आप सभी बच्चों को झारखंड के फिजिकल फीचर्स के बारे में कंप्लीट जो आपका पार्ट था वो कंप्लीट हमारा हो चुका था। इस वीडियो में देखिए मैं आपको ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। ये सारे के सारे जो हमारा ट्राइबल मूवमेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक पार्ट मैंने आपको काम होमवर्क के रूप में दिया था। तो यहाँ से देखिए इस इंट्रोड्यूसिंग इंडिया के यूनिट 1 से हमारा 3 पार्ट देखिए बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने आप सभी बच्चों को अगर पहला वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आता इस वीडियो में देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइबल मूवमेंट के बारे में वो भी साथ साथ आपको कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप सभी बच्चों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप लोग याद करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर एज यूजुअल आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा पहला पार्ट था। इससे हम लोग इस पार्ट को छोड़ के देखिए हम लोग जाएंगे नीचे और हमारे पास देखिए ट्राइबल मूवमेंट से जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम चलिए एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो पहला ही सवाल देखिए आपसे बच्चों को यहाँ बता दूं कि झारखंड में देखिए बहुत सारे आपको रिवॉल्ट के बारे में पढ़ना है क्योंकि सिलेबस हमारा है, ऐसा सिलेबस हमें दिया हुआ है जिसमें एक हमारे पास रिवॉल्ट है। ठीक है, एक विद्रोह जिसका नाम है पहाड़िया रिवॉल्ट। 1776 से लेकर 1824 ईस्वी तक का बीच का ये रिवॉल्ट है और ये आपको इंग्लिश में यहाँ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको नीचे जाइएगा तो हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बताया था पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको वीडियो देख के सारा का सारा कंटेंट क्या करना है, रेडी करना है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पहाड़िया विद्रोह है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पहाड़िया जनजाति राजमहल, गोड्डा बोलिए, पाकुड़ जिलों में बसी हुई है। अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह को देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के इतिहास में पहला बड़ा विद्रोह माना जाता है। और देखिए इतना छोटा आपको लग रहा होगा लेकिन याद रखिए आप कोई भी देखिए आप खुद भी अपने मन में फीलिंग लाके क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब कोई विद्रोह होता है, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से जाके थोड़ा बड़ा कर लीजिए। मैंने यहाँ पर छोटा भी लिखा हुआ है तो आप लोग इतना दिमाग आपके पास खुद होगा कि आप लोग इसे बड़ा कर सकते हैं। एक पेज कम से कम लिख सकते हैं आराम से बड़ा करके, खुद ब खुद कैसे कर, क्योंकि आपने हिस्ट्री इतना भी तो पढ़ के रखा है कि आप लोग खुद ब खुद सजा के पॉइंट वाइज भी लिखी सजा सकते हैं आराम से। तो इस जनजाति में देखिए सीधा बात है विद्रोह कर दिया 1776, 1772 और 1781 से लेकर 1782 में। कई बार अंग्रेजों के खिलाफ देखिए 1766 में उन्होंने रमना अहमदी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। 1772 के विद्रोह में देखिए चंगुरन सावरिया, पचगे, डोवा पहाड़िया और करैया पुलहर सहित देखिए कई नेताओं की देखिए इसमें मृत्यु हो गई थी। 1781 से लेकर 1782 हमारा समय था में राजा महेशपुर की पत्नी जो थी रानी सर्वेसी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पहाड़ी सरदारों ने रानी की मदद की। अंग्रेजों ने 1790 से लेकर 1810 इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्या संतालों को बसाया। पहाड़ी अल्पसंख्यक हो गए थे लेकिन उनका आंदोलन जारी रहा। 1827 में अंग्रेजों ने पहाड़ियों की भूमि को दामिनी को घोषित कर दिया और विद्रोह को दमाने के लिए इसे सरकारी संपत्ति में क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो ये था हमारे पास पहला हमारा जो मूवमेंट था, ठीक है, पहला जो ट्राइबल मूवमेंट था उसमें क्या था, पहाड़िया रिवोल्ट 1776 से 1824 का। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वो भी बताऊंगा क्योंकि झारखंड के बहुत से क्वेश्चन आने वाले आप सभी बच्चों के लिए। तो इसमें हमारे पास आता है तिलका मांझी रिवोल्ट और ये आपको देखिए इंटरनेट में पड़ा हुआ मिलेगा। इंटरनेट बहुत अच्छा कंटेंट इसके बारे में अपलोडेड है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए पहला हमारे इस विद्रोह का देखिए इसे उद्देश्य है कि अंग्रेजों का खदेड़ना था और आदिवासियों के देखिए जो स्वायत्तता है उसकी क्या करना है, रक्षा करना था, सीधा बात है। तिलका ने इस साल के पत्तों को सीधा गांव में प्रचारित करके विद्रोह का क्या क्या संदेश दिया। तिलका मांझी ने अगस्त क्लीवलैंड पर हमला किया जिसकी बाद में देखिए मृत्यु हुई। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या माना जाता है, पहला शहीद माना जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए VVI का लीजिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए बहुत काम आने वाला है। तो तिलका मांझी रिवोल्ट कब है, 1783 से 1785। इसको इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर हमारे पास देखिए द हो अपराइजिंग, ठीक है, हो अपराइजिंग 1821 से लेकर 1837 तक। ठीक है, ये कब हुआ था, तो तीसरे जो आंग्ल युद्ध हुआ था बेसिकली एंग्लो मराठा वार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंहभूम के शासक जो जगन्नाथ सिंह के साथ एक समझौता किया। सिंहभूम शासक ने न केवल के प्रमुखों पर वर्चस्व की घोषणा की, खरवार और सरायकेला जिसे लेकिन कंपनी की मदद से जनजातियों को क्या नियंत्रित करने का उन्होंने प्रयास किया। 31 जनवरी 1821 को होश ने सूबेदार और उनके दल पर आक्रमण कर लेकिन अंग्रेजों ने होश पर अधिकार कर लिया और उन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये था हमारे पास होप राइजिंग। और आपको देखिए पढ़ना नहीं, ये समझ के चल जाइएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको खुद करवा दूंगा। और ये आपको शायद मालूम होगा कोल अपराइजिंग ये विद द गेस्ट पेपर अवेलेबल दिया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो वहां पर ही अवेलेबल है, इसलिए देखिए थोड़ा सा ये बड़ा भी जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता, तभी मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने दिया है कुछ सोच के दिया, मैंने भी यहाँ लिखा था, आपसे बच्चों को सोच के यहाँ पर लिखा हुआ है। कोल अपराइजिंग 1831 से लेकर 1832 एक ही साल का दिख रहा होगा, लेकिन देखिए है क्या, चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हम लोग जाएंगे तो हमारे पास हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। तो देखिए ये झारखंड का देखिए बेसिकली क्या है,
पहला हमारे पास सुसंगठित और व्यापक आदिवासी विद्रोह था, जो जमींदारों, ठेकेदारों और बेसिकली हमारे पास साहूकारों, गैर आदिवासी व्यापारी हो गए, राजाओं के एजेंटों की दमनीकरण प्रशासनिक नीति के खिलाफ थी। इस विद्रोह में देखिए शामिल बहुत से मुख्य जनजाति थे, मुंडा थे, हो थे, उराव थे, खरवार और चेरो थे। इन आंदोलनों के प्रमुख नेता थे बुद्ध भगत उराव जनजाति के थे, बिंद्राई मानकी, सौ बहादुर, ठीक है, देसी मुंडा, सुरगा मुंडा, कार्तिक सरदार थे। लेकिन इस विद्रोह को 1832 में कैप्टन विल्किंसन ने दबा दिया था। कृषि और विभिन्न तरीकों से देखिए विभिन्न तरीकों निर्भर थे और करों का भुगतान करने में लोग क्या थे, असमर्थ थे। उनकी भूमि दिकों के शिकार को दी गई थी, उन्हें बाहरी लोग से प्रताड़ित किया जाता। मुंडा जनजाति ने बदगांव में आदिवासियों की सभा बुलाई। इस सभा में देखिए लगभग 7 कुल आदिवासी आए, तो उन्होंने भी यह भीषण विद्रोह प्रारंभ कर दिया। दिकू अंग्रेज और उनके वफादार जो जमींदार थे उनकी चपेट में आ गए। विद्रोही ने एक एक करके गांव को जला दिया। इस विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, 1834 ईस्वी में विल्किंसन कानून लागू कर दिया गया और दक्षिण पूर्व सीमांत जैसे एजेंसी नामक एक नए प्रांत का वहां बेसिकली गठन किया गया। कंपनी ने विद्रोह के कार्यों की जांच की तो और झारखंड की शासन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किए, जिसमें कंपनी ने क्या किया, विनियम 13 नामक एक नया कानून बनाया, जिसके तहत रामगढ़ जिले को क्या किया, विभाजित किया गया। जंगल महल और सहायक नदी महल एक देखिए गैर नियमन प्रांत के साथ एक नया क्या क्षेत्र बनाया गया, जो प्रशासनिक क्षेत्र था। तो ये हमारे पास था क्या, कोल विद्रोह। और ये आपको विद्या के इस पेपर में बहुत बड़ा मिलेगा, तो आप चाहें तो आपको मालूम होगा ये लिखते जाइए तो एक पेज से ऊपर आपको आराम से 10 नंबर मिल जाएगा। और बाकी अपने हिसाब से आप लोग खुद ब खुद जोड़े के थोड़ा लिख सकते हैं। एक ये कोल वाला मूवमेंट, एक संथाल मूवमेंट, VBI कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि बहुत से एक बिरसा मूवमेंट भी हमारे पास आएगा, वो भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए संथाल मूवमेंट तो देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप लोग नीचे जाइएगा थोड़ा सा और बड़ा है यहाँ पर हमारे पास। तो संथाल देखिए बेसिकली संथाल परगना क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं, जिसे दामिनी को के नाम से जाना जाता है। 1790 से किसान उत्पीड़न विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। संथाल जनजातियों में भी देखिए कृषि और जंगलों पर निर्भर था, लेकिन जमींदारी व्यवस्था ने उन्हें इनकी जमीन से क्या कर दिया, बेदखल करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश समर्पित जमींदार पूरी तरह जमींदारों को शोषण कर रहे थे और साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना बढ़ा दिया था कि संथाल इसे चुकाने में क्या थे, असमर्थ थे। यह भी अभ्यास के नेतृत्व किया। संस्थानों में बंधुआ जो मजदूर थे, बंधुआ मजदूरी को क्या काम्य या फिर कामयोती भी कहा जाता था। संथालों की इस तरह के घोर उत्पीड़न का देखिए विरोध करने क्या किया, सिद्धू कानून नाम के क्या थे 2 युवक आए। 1855 में देखिए सिद्धू कानून, चांद और भैरव के 4 पुत्रों के नेतृत्व में हजारों संथालों ने एक सभा की। भोगनाडीह के चुन्नू मांझी उन्होंने अपने अत्याचारियों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ने की शपथ ली थी, में अपनी सरकार स्थापित करने के लिए सरकार की अवज्ञा करने की घोषणा कर दी। दामिन क्षेत्र और किराए का भुगतान नहीं करने की चेतावनी के 2 दिनों के बाद संथालों ने चुन चुनकर अपने शोषकों को क्या मारना शुरू किया। यह एक खुला क्या था, सशस्त्र विद्रोह था, जो कहलगांव से लेकर राजमहल तक फैल गया था। यह विद्रोह 1856 में बीरभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग तक फैल गया था। सिद्धू और कानून के लास्ट में क्या पकड़े गए थे। और आपको मालूम हमारे यूनिवर्सिटी भी है, सिद्धू और कानून यूनिवर्सिटी, ठीक है, बेसिकली आपको मालूम होगा। तो उन्हीं के नाम पे देखिए बेसिकली बनाया हुआ है। एक हमारे पास है देखिए बिरसा मुंडा मूवमेंट, और ये तो फेमस है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि सिलेबस है हमारा, सिलेबस में इनके बारे में पढ़ना भी है। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है बिरसा मुंडा मूवमेंट। 1895 से लेकर 1900 तक ये हमारे पास घटना है कि यह आंदोलन झारखंड में सबसे संगठित क्या था, व्यापक माना जाता है। बिरसा मुंडा को देखिए भगवान का अवतार माना जाता है। अन्य जातियों की भांति मुंडा जनजातियों पर निर्भर थी। कृषि और जंगलों पर क्या कहते हैं, अपनी परंपरा और मान्यता को संचित करने के लिए। विद्रोह के देखिए मुख्य कारणों में से सीधा बात है, एक उनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृति का प्रभाव दिया जाता है। इतने में बिरसा मुंडा नामक का युवक आ गया, जाति उत्थान का उपक्रम करके आगे। बिरसा मुंडा के भाषण में एक चिंगारी थी और उस समय की जो व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। वह बैठ के करते थे, लोगों से दूर रहने के लिए करते थे कि कुरीतियों से जीवन में पराधीनता को स्थान देने की बात करते थे और उनकी जो संगठन शक्ति के बारे में जानते थे। 1895 तक देखिए बिरसा मुंडा लगभग 6000 मुंडाओं को समूह में क्या इकट्ठित करने में सक्षम थे। यह था कि अब तक की सबसे बड़ी आदिवासी सभा उन्होंने इकट्ठित की थी। इसके मुख्य उद्देश्य देखिए सीधा बात है, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण दमन करना, दिक्कों को छोटा नागपुर समेत अन्य सभी क्षेत्रों खरीदना और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है और इसके बारे में देखिए थोड़ा और बड़ा कर लिखिएगा, क्योंकि अगर ये सवाल आया तो कम से कम मिनिमम देखिए 12 नंबर या 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो इस सवाल को जितना हो सके पढ़िएगा, आप लोग इंटरनेट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां जितना बड़ा कर लिख सकते हैं, तो ट्राई जरूर आप लोग करिएगा। फिर अगला हमारे पास देखिए मूवमेंट, इसका नाम है ताना भगत मूवमेंट 1914 का। सोचिए ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बिरसा मुंडा मूवमेंट आ गया हमारे पास, एक हमारे पास संथाल रिवोल्ट आ गया, एक हमारे पास आ गया
के कोल अपराइजिंग, ठीक है, कोल विद्रोह। ये 3 मूवमेंट आपको पढ़ना है। ताना भगत वाला भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एग्जाम के दृष्टि में बहुत सा पूछा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत देखिए सीधा ये इंग्लिश में आपको अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पर, और नीचे जस्ट जाइएगा तो आपको सीधा सी बात है हिंदी में मिल जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत बिरसा आंदोलन के साथ हुई थी। यह आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उराव जनजाति में क्या था, एक शाखा थे, जिन्होंने कुदुक धर्म अपना लिया था। मुख्यतः इस आंदोलन के नेता जात्रा भगत और शिबू भगत थे। इन लोगों की स्थिति क्या थी, अत्यंत ही दयनीय थी, और ये अधिकतर मजदूरी का काम करते थे। अलौकिक मान्यताओं के साथ जीने वाले इस आंदोलन के नायक के रूप में जानना जो जात्रा भगत नाम के युवक की पहचान हुई। जनश्रुति के आधार पर इस जात्रा जगत को धर्मेश नाम के उराव देवता ने दर्शन दिए, और उन्होंने कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरुआत करने का आदेश दिया, कि अंधविश्वास के मानने से इनकार कर दिया और लोगों को आचरण में सात्विकता लाने का संदेश दिया। जात्रा भगत ने देखिए कृषि संबंधी जो मुद्दे को सामने लाया और नो रेंट अभियान शुरू किया, उन्हें बेघर या फिर कम वेतन वाले मजदूरों को भी ऐसा काम करने का आदेश दिया। ताना भगत ने देखिए सीधा बात है क्रांतिकारी हिंदू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में क्या किया, भागीदारी अपनी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वे सभी ने अफगान आंदोलन में भी सक्रिय थे। यह आंदोलन उन्हीं की तरह अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भागीदार थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम किया और शराब की दुकानों पर छापा मारा, सड़कें हो गई, टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट कर दिया, पुलिस थानों पर उन्होंने क्या किया था, हमला किया था। तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम में अगर आपको ये सवाल आता है तो आपको लिखना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको मार्क भी करवा दिया कि एक बिरसा मूवमेंट आपको क्या करना है, पढ़ना जरूर है। एक हमारे पास आगे संथाल मूवमेंट और एक आगे हमारे पास देखिए पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट आपको मार्क करने जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला सवाल आपको ये विद्या के इस पेपर में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मैं ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में आया हुआ सवाल है तो मैं क्या क्वेश्चन थोड़ी बदल सकता हूँ, सीधा बात है। जो सिलेबस में बोला गया कि भारतीय संविधान का देखिए हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें से आपको बताना है। तो देखिए वहां पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं इस पर कोशिश करके देखिए इसे थोड़ा सा सरल रूप में लिखने की कोशिश किया हूं कि भारतीय संविधान देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बहुत सारी विशेषताएं, इनमें से देखिए सबसे पहले विषय लिखते हैं ये विश्व का देखिए सबसे बड़ा क्या है, विशालतम संविधान है। जो सबसे बड़ा लिखित रूप में जो हमारा पाया जाता है वो सबसे बड़ा लिखित रूप में हमारे भारतीय संविधान है। सामान्यतः देखिए संविधान का जो आकार होता है वो बहुत सबका अलग अलग हो, हर देश का देखिए संविधान भी अलग है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो सीधा बात है वो तो ना अत्यधिक छोटा रखा गया ना ही बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें ऐसी सारी बातें देखिए लिखी गई है जिसमें देखिए सारा का सारा जो कह सकते हैं देश को चलाने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी संविधान में देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हमारी संविधान में देखिए मूल रूप से आपको मालूम हो बेसिकली 22 भाग है, 395 से ज़्यादा अनुच्छेद है हमारे पास, 9 अनुसूचियां हैं जिनमें देखिए सीधा बातें लगातार कभी न कभी जब जरूरत पड़ता है संशोधन किया जाता है। उसके हमारा जो देश है देखिए सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की हमारे क्या करना है, स्थापना करना। हमारे संविधान का देखिए प्रमुख जो लक्षण ये कहना है कि सर्वत्र प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या स्थापना है। इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी संपूर्णता किसी भी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर वो भारतीय की क्या है, भारत के लोगों की जनता के बीच में क्या है, निहित है। यह बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं भारत स्वयं करता है। भारत में देखिए जो लोकतंत्र की स्थापना की गई, यहाँ का शासन जो है जनता के हाथों में सुरक्षित है। यह प्रजातंत्र की इस कसौटी पर खरा उतरा है कि यहाँ जो सरकार है वो जनता की है, जनता के लिए और जनता द्वारा ही संचालित की जाती है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या, जन कल्याण है, याद रखिएगा। फिर हमारे पास देखिए हमारे जो संविधान है वो क्या है, समाजवाद है और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलता है। तो हमारा संविधान समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता का पोषक है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समाजवादी समाज की संरचना के स्वप्न को क्या देता है, साकार देता है। इसकी प्रस्तावना में देखिए हम जब प्रेमबल पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आह्वान किया गया। सभी प्रकार के देखिए विभेदों को समाप्त कर समता के सिद्धांतों का यहाँ पर क्या किया, प्रतिपादन किया गया। संपत्ति के अधिकार को देखिए मूल अधिकारियों के अध्ययन से निकालकर साधारण संवैधानिक अधिकार के रूप में से स्थापित कर दिया गया है और समाजवादी स्वरूप को पुष्टि करता है कि संविधान में देखिए प्रत्येक नागरिक को सीधा बात है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वचन दिया गया कि हमारे संविधान क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का भी संवाहक है। यानी सीधा बात है सभी जितने भी धर्म देखिए सभी को समान मान्यता प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्ति को देखिए अंतःकरण की और धर्म की अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह किसी भी व्यक्ति पर देखिए राजधर्म नहीं होता है कि उल्लेखनीय यह है कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति, समाज एवं धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल रूप में समाहित नहीं होते। इसे संविधान के देखिए 42वें संविधान में जो संशोधन किया गया था उसके बाद इसे क्या किया गया, जोड़ा
गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर आपको पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को विवेचना करें तो आप लोग इसे अपने हिसाब से ही बना के लिख सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं जो पॉइंट आपको जोड़ने मन करे अपने हिसाब से, अपने सुटेबल हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये रहा देखिए इसका इंग्लिश आंसर। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं, वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से समझ कर, जैसा हो उस रूप में आप लोग लिख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप जैसा आप लोग समझ के जाइए, उसके बाद अपने हिसाब से लिख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए 10 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा बड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 1 से 1.5 पन्नों का एक जाओ तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा जितना हो सके अपने हिसाब से जाकर लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। फिर हमारे पास देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हमारे देखिए सीधा बात है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दो पढ़ने हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो देखिए मौलिक अधिकार बेसिकली हमारे पास क्या है, तो वह अधिकार है देखिए जो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और ये देखिए सीधा बात है, इससे हमारे देश में बेसिकली क्या है, देश के संविधान को एक विशेष दर्जा प्राप्त है जिसमें संविधान के प्रक्रिया के अलावा अन्य कोई भी देखिए यहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते हैं। और ये सीधा बात है, एक कह सकते हैं हमारे संविधान हर भारतीय को क्या देता है, अधिकार देता है, बहुत प्रकार का अधिकार दिए गए। जैसे हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है, यानी राइट टू इक्वलिटी से हम लोग कहते हैं। और ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, तो संविधान के 14वें अनुच्छेद से लेकर संविधान के 18वें अनुच्छेद में इसमें समानता का अधिकार क्या निहित है। इसके अनुसार देखिए राज्य के किसी भी जो नागरिक है, जो हमारे भारत के नागरिक है, जाति बोलिए, नस्ल बोलिए, लिंग बोलिए, जन्म स्थान बोलिए, वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया सकता। भारतीय संविधान देखिए सभी नागरिकों को क्या है, कानून के समय क्या है देखिए समानता का अधिकार, यानी देश के राष्ट्रपति को बोलिए या फिर देश के प्रधानमंत्री या देश का कोई भी नागरिक, उसके लिए क्या समान अधिकार है, समानता का अधिकार, कानून में सब बराबर है। फिर हमारे पास देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो बेसिकली हमारा संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इससे वर्णित किया लिखा गया है। इसमें देश के नागरिकों को कई प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता दी गई, जैसे लोगों को विचार की, अपने विचार प्रकट करना, अभिव्यक्ति का आजादी दी गई है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे पहले कश्मीर बैंड था लेकिन कश्मीर पर आराम जा सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय करना, किसी भी राज्य में जाकर व्यवसाय करना चाहे कर सकते हैं। अहिंसा पूर्वक देखिए सम्मेलन में क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। समुदाय एवं संघ निर्माण की आप लोग क्या स्वतंत्रता दी गई है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार इन राइट टू फ्रीडम में कहा गया है। फिर हमारे पास है देखिए धर्म की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद देखिए हमारे पास भारत के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के लिए क्या किया, अधिकार को यहाँ पे स्थापित किया गया। इसमें देखिए कहा गया है कि ये हमारा क्या एक मौलिक अधिकार होता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का क्या है शांतिपूर्वक क्या कर सकता है, प्रचार और प्रसार करने का छूट दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का चुनाव वो कर सकता है, वो अपना सकता है और उसका देखिए सीधा बात है प्रचार प्रसार भी कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा शांतिपूर्वक, ये कंडीशन यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए सीधा बात है, ये आपको मालूम होगा क्लास 10 के बुक में, आप लोग क्लास 12 के अगर आर्ट्स के बच्चे तो उन्होंने तो बेसिकली पढ़ाई होगा ये सवाल। फिर हमारे पास देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को भारतीय संविधान के 23 अनुच्छेद से लेकर 24वें अनुच्छेद तो यहाँ पे वर्णित किया गया है। इसमें देखिए मुख्य रूप से जो भी हमारे समाज के देखिए कमजोर वर्ग, उनकी सुरक्षा के लिए देखिए यहाँ पर कई प्रावधान दिए गए, जैसे शोषण के विरुद्ध उन्हें मौलिक अधिकार, देश में जो निम्न वर्ग है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उन नागरिकों की क्या सुरक्षा करता है और उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह मौलिक कर्तव्य जो है हमारे पास है, मौलिक अधिकार बेसिकली ये बिना किसी भेदभाव के क्या करता है, सभी नागरिकों पर क्या होता है, समान लागू होता है। फिर हमारे पास देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसमें देश के नागरिक अपने अधिकारों की मांग की पूर्ति के लिए एवं उसे लागू करने के लिए देखिए क्या सर्वोच्च न्यायालय का कह सकते हैं जा सकते हैं। भारतीय संविधान में देखिए हमारे जो न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि कार्यपालिका द्वारा देखिए दिए जाने वाले जो भी अवैधानिक कार्यों का है उसमें अधिकारों के विरुद्ध वो घोषित कर सकते हैं। ये हमारे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली पावर दिया गया है। फिर एक लास्ट हमारे पास है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारतीय संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसमें किया गया है। इसके मुख्य रूप से देखिए देश के जो सभी नागरिकों को एक समान संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में देखिए प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा जो लिपि होगी हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अधिकार दिया गया। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार में राज्य द्वारा जो संचालित मान्यता प्राप्त किया गया और देखिए सभी जो कह सकते हैं हमारे समाज जो भी वर्ग है देखिए सभी को समान रूप से क्या शिक्षा का जो अवसर है वो प्रदान किया गया इसके तहत। तो कल्चर एजुकेशनल राइट्स हो गया और ये हमारे हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम VBI के लिए देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, और ये इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। आप देख सकते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और
आप लोग लिख सकते हैं इसको आराम देख के। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया फिर हमारे पास, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में, और लास्ट हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारे पास देखिए, झारखंड के प्रमुख जो लोक नृत्य एवं संगीत की हमें क्या करना है, देखिए विवेचना करनी है। तो झारखंड देखिए बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य है, तो उनमें से देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने जाऊंगा तो कम से 3 पेज में लिखने चाहिए, तब भी कटने वाला नहीं है। तो जितना हो सकता था देखिए मैंने शॉर्ट आउट कर लिखा है यहाँ पर कि झारखंड देखिए सदनों और आदिवासियों की प्रमुख पारंपरिक जो लोक नृत्य कुछ इस प्रकार से। पाइका लोक नृत्य जो सबसे पहले आता है हमारा, पाइका लोक नृत्य आदिवासी और सदान समाज में देखिए काफी प्रसिद्ध है। यह नृत्य जो है युद्ध भूमि में विजय का क्या प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक वेशभूषा में जो नृत्यों की मंडली हो गई, नगाड़े, ढोल, सनई आदि वाद्य यंत्रों की तीव्र ध्वनि में क्या करते हैं, ये किया जाता है। फिर हमारे पास है देखिए छऊ लोक नृत्य। यह जो नृत्य है मुखोटा तथा बिना मुखोटा का जो पुरुष प्रधान वर्ग है वो वीर रस का क्या कहता है, नृत्य है। नृत्य मुखोटा पहले चमकीले अंग, वस्त्र, देवी देवता के रूप धारण के रहते हैं, और फिर वाद्य यंत्रों की ध्वनि, तय और ताल पे क्या थिरकने लगते हैं। फिर अगला हमारे पास डमकच लोक नृत्य। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, यह महिला प्रधान नृत्य है, किंतु कहीं कहीं महिला पुरुष भी इस नृत्य को करते देखे जाते हैं। इस नृत्य में देखिए जो नृतक होते हैं वो रंगीन वस्त्र धारण करके एक दूसरे के हाथ को जोड़कर क्या आपस में नृत्य करते हैं। इस नृत्य में देखिए नाचने और बजाने वालों के पैर एक साथ उठते हैं। सरहुल के अवसर पे से क्या किया जाता है, नृत्य को किया जाता है। फिर हमारे पास है देखिए डंडई। यह क्या है, पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है। इस नृत्य में देखिए पुरुष गीता और वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। डंडई धारा का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है डांड, यानी अर्थात कमर, और धारा का अर्थात पकड़ होना, अर्थात कमर को पकड़ के देखिए नृत्य करना। यह नृत्य जो है झारखंड में देखिए काफी प्रसिद्ध है। फिर हमारे पास देखिए अगला जो नृत्य है वो मर्दानी झूमर नृत्य। इसमें देखिए क्या है, बेसिकली ये जो समाज की हमारी जीवंतता और उत्साह का ये प्रतीक होता है। पुरुष प्रधान जो होता है, इस नृत्य में देखिए पुरुष को सफल अभिव्यक्ति का प्रदर्शन है। इस नृत्य को देखिए विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए मुकुंद नायक एवं उनके कई सहयोगियों की विशेष भूमिका रही है। फिर देखिए झारखंड में जो बेसिकली लोक वाक्य सीधा बात है, जो हमारे पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बताना है कि कौन कौन से बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास संगीत में गायन के साथ साथ वादन का भी देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वादन का तात्पर्य वाद्य यंत्र से लयबद्ध तरीके से संगीत में ध्वनि क्या करता है, उत्पन्न करता है। और इनमें देखिए फेमस है हमारे पास सुशीर वाद्य जैसे वाद्य, जिनमें पतली नलिका की फूंक मार के क्या करते हैं, उसमें संगीत उत्पन्न किया जाता है। इन्हें बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, सिंगा हो गया, मनभेरी हो गया, शंख हो गया, निशान, ये सब आते हैं। फिर हमारे पास है देखिए तंतु। तो इसमें देखिए तंतु, इसमें सीधा बात है तारों या फिर तांत के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंपन जनरेट होता है। कंपन से हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि आता है, जिसमें जैसे हो गया हमारे पास एक तारा हो गया, भुआंग हो गया, केंद्रीय तलवा हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। फिर ताल वाद्य जैसे ऐसे वाद्य जिनमें ठोकर या फिर पीट के हम लोग क्या करते हैं, उसमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे के सारे वाद्य यंत्र इसमें आते हैं। तो इसमें 3 ही पॉइंट है, और ये सारा पॉइंट मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर लिख दिया। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डिस्कस द मेन फोक डांस एंड म्यूजिक ऑफ झारखंड। तो आप लोग इसको इंग्लिश में अपने हिसाब से देखिए लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया पैका फोक डांस, छऊ फोक डांस, डोमकच फुल डांस। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। फिर नीचे आइएगा तो डंडाई धारा फुल डांस, फिर मर्दानी झूमर फोक डांस, और नीचे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बताया हिंदी में, वही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को टोटल देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। पिछले वीडियो में देखिए मैंने आपको सेशन 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए कम से कम 2 क्लासेस और होंगे, जिसमें लगभग ट्राई करूंगा कि आप सभी बच्चों को जो पूरा कह सकते हैं जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो जितना भी हो सकता है मैं आप सही बच्चों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप सही बच्चों का काम है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पल पल किसी प्रकार अपडेट आपको चैनल में मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। फिलहाल आपसे बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।